हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज 26 दिसंबर और 26 दिसंबर साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए बिना किसी देरी के आज के इस बहुत ही वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, बहुत बहुत प्रणाम। मेरे प्यारे बच्चों, सेशन की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले, अच्छा आज आज भी एक दिन सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं आज के दिन, बताइए आप मुझे कमेंट के अंदर। मैंने वैसे पढ़ा तो दिया था ये इससे रिलेटेड आपको। हाँ, तो क्या है कि हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने साल के उम्र के जो लोग हैं उनको 10 लाख से ज़्यादा के वरिष्ठ नागरिकों ने आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड शुरू होने के 3 सप्ताह के अंदर ही जो है ना इसका नामांकन पूरा कर लिया है। कितने साल के लोगों ने जो है ना इसका पूरा जो है ना वो कंप्लीट कर लिया है, तो इसका ठीक आंसर रहेगा 70 साल से ऊपर। 70 साल से अबो, 70 एंड 70 अबो। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड की शुरुआत अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने की थी। और कब की थी? ये 29 अक्टूबर को की थी। 29 अक्टूबर 2024 को जो है ना आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड की शुरुआत की थी ये। और ये सब कुछ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसके अंदर 5 लाख रुपए तक का सालाना इलाज मिलेगा 70 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं। और सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 70 साल या इससे ज़्यादा है ना, उनको 5 लाख रुपए तक का लाभ मिल जाएगा। आयुष्मान जन आरोग्य योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर को हुई थी। 23 सितंबर 2018 को जो है ना आयुष्मान जन आरोग्य योजना की शुरुआत हुई थी। और इसने अभी रिसेंटली अपनी 6th एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की थी सितंबर महीने के अंदर ही। और ये जो आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड है ना, इसको एक्चुअली लागू लागू कौन करता है? या आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड को नहीं कहूँगा, आयुष्मान जन आरोग्य योजना ना, इसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो है ना वो इसको लागू करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ठीक है, मतलब ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसके अंडर आता है ये। और इस व्यय वंदना योजना में एक कार्ड दे दिया जाता है, आभा कार्ड, ठीक है ना, आभा कार्ड। और आभा कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? इसमें 14 डिजिट होते हैं आपके, ठीक है ना, 14 डिजिट होते हैं, 14 डिजिट का कार्ड होता है। और इसमें क्यूआर कोड भी होता है, इसे स्कैन कर सकते हैं, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है हमारे पास में, हाँ, क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मुख्यमंत्री जी ने अभी रिसेंटली कोसली वासियों के लिए कुछ सौगातें दी है, जैसे 6 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। गांव बोहका में 33 केवी सब स्टेशन, धावना में धावना से मंडोला तक की सड़क है, बोहतवास अहीर में पीएचसी है, और लिलोद में वरिष्ठ माध्यमिक भवन विद्यालय जो है उसका भवन का उद्घाटन किया है। शिलान्यास भी कुछ किया है। गुगोड में, गुगोड से लेके और तुम्बा हेड़ी तक एक जो सड़क है उसकी कनेक्टिविटी, और इसके अलावा मुस्सेपुर से हालूहेड़ा तक की संपर्क सड़क योजना है, उसका अभी रिसेंटली जो ना शिलान्यास किया गया है। आगे बढ़ते हैं, तो हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? तो हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन बने हैं ललित बत्रा साहब। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक है। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों ने अभी हाल ही में पदभार संभाला है। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की है। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ललित बत्रा को हरियाणा मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया है। और इसके साथ साथ रिटायर्ड जिला स्तर के न्यायाधीश कुलदीप जैन और अधिवक्ता दीप भाटिया, इनको सदस्य नियुक्त किया है। ध्यान रखना, कुलदीप जैन और जो है ना ये भी न्यायाधीश रह चुके हैं ऑलरेडी। और बेसिकली जो है ना दीप भाटिया वरिष्ठ अधिवक्ता और मानवाधिकार में सदस्य और कार्यवाहक अध्यक्ष और स्पोर्ट्स चेयरपर्सन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं ऑलरेडी। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? हरियाणा मानवाधिकार आयोग में एक चेयरमैन होता है, और चेयरमैन का एक और सदस्यों के 2 पद होते हैं इसके। राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस के एस के मित्तल हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन पद से सदस्य जस्टिस जो केसी पुरी अप्रैल 2023 में रिटायर्ड हो गए थे। इसके बाद मात्र एकमात्र सदस्य थे दीप भाटिया, यही सितंबर 2023 से जो है ना इस पद को संभाल रहे थे, और यही कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में भी काम कर रहे थे ये। और एक्चुअली जो है ना इसी के लिए हाई कोर्ट ने भी कहा था कि यहाँ पे ये पद जो है ना ये खाली नहीं रहना चाहिए इतने लंबे टाइम से। वैसे हरियाणा मानवाधिकार आयोग है ना, इसका गठन कब हुआ था? तो हरियाणा मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था कब? सितंबर 2012 के अंदर जो है ना इसका गठन किया गया था, सितंबर 2012 के अंदर। और इसका जो अधिनियम है ना वो कौन से अधिनियम के तहत किया गया था, मतलब एक्ट कौन सा था? एक्ट था 1993 का।
1993 का एक्ट था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है सर? इसका हेडक्वार्टर पड़ता है सेक्टर 33 के अंदर, सेक्टर 33 सेक्टर 33 चंडीगढ़ के अंदर जो है ना इसका हेडक्वार्टर है। और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन होंगे? अभी वर्तमान में अध्यक्ष इसके जो है ना वो ललित बत्रा है, ये याद रखना आप लोग। नियुक्ति कौन करवाते हैं इनकी? इनकी नियुक्ति जो है ना वो करवाई जाती है राज्यपाल के द्वारा। दक्षिण हरियाणा के लोगों की सुविधा के लिए हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने साल 2015 के अंदर 2015 के अंदर जो है ना हरियाणा भवन में एक अपना कार्यालय खोला है। तो ये करंट अफेयर कह सकते हो आप लोग, एक नया करंट अफेयर, ठीक है। अच्छा, एक दो चीज आप लोग और भी याद कर सकते हो क्या? जो सवाल आपके लिए पेपर में बने, जैसे ना एक सॉरी डियर, तो एक डिपार्टमेंट है हरियाणा के अंदर जिसका नाम है HALSA, हलसा, हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं। ये बेसिकली जो है ना एक्ट था 1987 इसके तहत बना है और 1995 में जो है ना लागू हुआ है। जैसे भारत में नालसा है वैसे वैसे हरियाणा के अंदर जो है ना हलसा है। ये बेसिकली पता क्या करते हैं? ये गरीब लोगों को कानूनी सेवाएं, कानूनी सलाह और वकील वगैरह ये देने का काम करते हैं। मतलब लोक अदालतों को सरल बनाने के लिए फ्री में ही वकील प्रोवाइड करना या फ्री में ही कानूनी सेवाएं देना, इसका काम बेसिकली ये है। और लोक अदालत जो है ना हरियाणा के अंदर पहली बार सेटअप कब हुई थी? वैसे हरियाणा में पहली बार सेटअप हुई थी 7 अगस्त को, 7 अगस्त 1998 को। ये क्वेश्चन HSSC ने पूछ लिया है, ध्यान रख लेना आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और हरियाणा राज्य में जो है ना टोटल स्थायी लोक अदालत जो है ना वो कितनी है? 15 है, आप याद रखना। पहले इनकी संख्या 4 ही हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में हरियाणा में 15 जिलों के अंदर स्थायी लोक अदालत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना हमारे पास में और क्या इंपॉर्टेंट है सर? एक ना ई लोक अदालत भी बन चुकी है हरियाणा में, ई लोक अदालत। ई लोक अदालत जो है ना ये सबसे पहले मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो है ना ई राष्ट्रीय लोक अदालत है, ये सबसे पहले कंडक्ट करवाई गई थी 29 अगस्त को, 29 अगस्त साल 2020 में। और कहाँ पे कंडक्ट करवाई गई थी? ये कंडक्ट करवाई थी करनाल के अंदर, करनाल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, हाई हाई ऑथेंटिक या इसकी जो है ना आपकी वैल्यू है, तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर याद कर देना, ठीक है। और ऐसे ही ना एक मुझे कोर्ट से एक चीज़ और याद आ रही है, मैं आप लोगों को साथ के साथ शेयर कर देता हूँ। वो भारत में चलता फिरता न्यायालय, जिसको आप लोग चल न्यायालय कहा करते हो, मोबाइल कोर्ट के नाम से बहुत प्रसिद्ध है वो। तो भारत का पहला चल न्यायालय जो है ना वो पुन्हाना के अंदर आया था, पुन्हाना के अंदर आया था। पुन्हाना नूह में पड़ता है, ध्यान रखना आप लोग। और ये कब लगा था? ये लगा था 4 तारीख को, 4 अगस्त को लगा था साल 2007 के अंदर, ठीक है। इसका टारगेट ये है कि दूर दराज इलाके के अंदर जहाँ के लोग कोर्ट तक पहुँच नहीं पाते तो कोर्ट ही उनके पास में पहुँच जाए, इसका उद्देश्य यही है। वे पिछड़े क्षेत्र है, दूर दराज के क्षेत्र है, वहाँ तक न्याय को पहुँचाना, न्यायिक प्रणाली को पहुँचाना, है ना। इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था उस टाइम के भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका नाम था के जी न्याय बालाकृष्णन, के जी बालाकृष्णन साहब जो है ना उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और इसके अलावा ये याद रखना है डियर, हमारे पास में जो हिसार जिले के एक पेटवाड़ गांव है, ये हिसार में, ठीक है ना, हांसी के अंदर पड़ता है ये पेटवाड़, ठीक है ना। पेटवाड़ गांव के जस्टिस सूर्यकांत है, सुप्रीम कोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश बनेंगे आने वाले, ठीक है ना। ये इसके अंदर जो है ना वो एड ऑन है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। इसी में मतलब इस चल न्यायालय के अंदर जो है ना कार्यरत है, ध्यान रखना आप लोग। तो ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है। वैसे ये हरियाणा में एडवोकेट जनरल भी रहे थे आपके, 2000 से लेकर 2004 के बीच में रहे थे ये, और लोकहित मामलों को देखा करते हैं ये, ठीक है। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप लोगों को ज़रूर याद कर लेना है डियर, आप लोगों को ये सब चीज़ें। अच्छा, एक न्यायालय से मुझे और चीज़ याद आ रही है, ग्राम न्यायालय भी तो होते हैं ना, ग्राम न्यायालय। तो हरियाणा में ग्राम न्यायालय का एक्ट कब था? साल 2008 के अंदर पारित हुआ था। और हरियाणा का सबसे पहला ग्राम न्यायालय खुला था शाहाबाद में। शाहाबाद कहाँ पड़ता है? शाहाबाद पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और ये वैसे कब सेटअप हुआ था? ये सेटअप हुआ था 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल 2010। ये एक्ट था, ध्यान रखना, ये 2008 का एक्ट था, स्थापित 2010 के अंदर हुआ था ये, ठीक है। और इसका उद्घाटन किया था उस टाइम के जज थे डीके जैन साहब ने। इसके अलावा आप दूसरा ग्राम न्यायालय भी याद कर सकते हो, ये HSSC ने पूछ लिया ऑलरेडी, रानिया में आया था, रानिया के अंदर आया था, रानिया सिरसा के अंदर पड़ता है, ठीक है ना, रानिया सिरसा में है। ये 2013 के अंदर आया था, फिर 2013 में।
और इसके अलावा जो है ना हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो है ना वो ग्राम न्यायालय है कौन से ज़िले में, तो सबसे ज़्यादा ग्राम न्यायालय हरियाणा के अंदर भिवानी ज़िले के अंदर पड़ते हैं, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो ग्राम न्यायालय एक टाइप का यूँ समझ के चलो आप लोग कि एक सबसे छोटी अदालत होती है, सबसे छोटी लेवल की अदालत है ना, उसको आप ग्राम न्यायालय के नाम से जाना करते हो। सो इसको जरूर याद रखना। हरियाणा में वर्तमान में 2 ग्राम न्यायालय है, मतलब जो संचालित है, बाकी ऐसे मूविंग कह सकते हो आप लोग। ग्राम न्यायालय के अंडर जो आते हैं छोटे छोटे कार्यालय जैसे है वो भिवानी के अंदर सबसे ज़्यादा है। संचालित मुख्य जो है ना हेड टाइप के वो 2 ही है आपके, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें। ये ग्राम न्यायालय का कंसेप्ट जो है ना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का दिया हुआ है, ठीक है। चलो खैर आगे चलते हैं। अगला सवाल कौन सा है हमारा, सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा ये टेक्निक है अभी हाल ही में किस संस्थान में विकसित की गई है। तो सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा नाम की एक टेक्निक है, ये विकसित की गई है PGIMS के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का ठीक रहेगा हमारा। एक्चुअली ये जो टेक्निक है ना, इस टेक्निक के अंदर क्या है कि कैंसर का इलाज बिना चीरा काटे हो सकता है, स्किन कैंसर का इलाज एक्चुअली। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अस्थि रोग विभाग के सह आचार्य डॉक्टर उमेश यादव ने त्वचा के कैंसर से ग्रसित रोगियों के इलाज के लिए 4 साल की मेहनत के बाद में एक ऐसी टेक्निक बना दी है जिसके कारण अब रोगी का ऑपरेशन के दौरान हाथ काटने की नौबत नहीं आएगी। खास बात यह है कि अभी तक उन्होंने जितने भी ऑपरेशन किए हैं उनमें से किसी भी मरीज में दोबारा कैंसर नहीं हुआ है। कैंसर रोगियों के ऑपरेशन की यह टेक्निक न सिर्फ रोगी का हाथ काटने से बचती है बल्कि उनमें आने वाला खर्चा भी बहुत कम हो जाता है फिर उसका। सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा टेक्निक है और इसमें बेसिकली संस्थान हर महीने त्वचा के कैंसर के लगभग 2 से 3 रोगी आ ही जाते हैं। तो इसके इलाज के लिए अभी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। रोगी को किस स्टेज का कैंसर है बायोप्सी से निश्चित करने के बाद ही रोगी के जिस हाथ में गांठ होती है उसे सर्जरी करके निकाल दिया जाता है, जिसमें पेट या जांग से त्वचा का एक हिस्सा लेके उसने फिर बाद में जो है ना उसको जो ग्राफ्टिंग करते हैं ना वो ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो इस सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा टेक्निक के जरिए क्या करते हैं, जैसे अब कैंसर रोगियों की एक नई थोड़ी उम्मीद है ये, इसे कैंसर फैलने से भी रोका जा सकता है। सर्जरी के बाद इन रोगियों का फॉलोअप भी लगातार हो रहा है, कीमोथेरेपी के बाद भी सभी पूरी तरीके से ठीक भी हो गए हैं और दोबारा भी उनमें कैंसर नहीं हुआ है ये। तो सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा एक अलग प्रकार का मतलब विशिष्ट प्रकार का कैंसर है जो कि जानलेवा होता है और सभी वयस्कों में ट्यूमर से होने वाले कैंसर से 1% लोगों को ये होता है ये, जबकि बच्चों में ट्यूमर के कारण होने वाले कैंसर में 15% तक चांसेस के अंदर होते हैं। 1/4 इसके मामले हाथ और पैर के ही होते हैं, तो वहां से ट्यूमर निकाल देते हैं और जांग से चमड़ी लेके लगा देते हैं, यही सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा टेक्निक अपनाते हैं ये लोग। हरियाणा में मेयर चुनाव के प्रचार के लिए अब उम्मीदवार कितने लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। तो मेयर चुनाव के लिए जो है ना इस बार टोटल 30 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। मेरा तुमसे यही एक सवाल पूछना है, इस बार विधानसभा चुनाव में खर्च सीमा कितनी थी, चुनाव प्रचार में विधानसभा चुनाव में खर्च सीमा कितनी थी इस बार, किसी को यह पता है इस बारे में? चलो पता है तो कमेंट में बताओ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा। तो 2 फेज में चुनाव होंगे, 30 लाख रुपए तक मेयर जो है ना नगर निगम में खर्च कर सकते हैं। ऐसे सवाल ऑलरेडी HTET एग्जाम में पूछ चुके हैं, इसलिए मैंने ये सवाल आपके लिए बनाया है। 20 लाख अध्यक्ष नगर काउंसिल के लिए और 12.5 लाख रुपए अध्यक्ष म्युनिसिपल कमेटी के लिए है ये खर्चा। 8 नगर निगम में जो है ना वो चुनाव होने वाले हैं, इसमें से फरीदाबाद में 40 वार्ड है जो सबसे बड़ा है, गुरुग्राम में 36 है, फिर उसके बाद में पानीपत, रोहतक, यमुनानगर, मानेसर, करनाल और हिसार। हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि शहरी स्थानीय निकाय ने 8 नगर निगम में पिछड़ा वर्ग BC-B के लिए भी आरक्षण लागू किया है। इसका मैंने अलग से क्वेश्चन पढ़ाया भी था वैसे आपको। हरियाणा में 11 नगर निगम है, नगर पालिका वैसे 54 है लेकिन हर जगह 55, कई जगह 55 लिखा होता है पर आप 54 याद रखना। उसकी वजह यह है कि देखो ऑफिशियली मैंने स्क्रीनशॉट जानबूझ के लगाया, ये इकोनॉमिक सर्वे का स्क्रीनशॉट है। इकोनॉमिक सर्वे के आप पेज नंबर 171 पे जाओगे ना तो 171 नंबर पेज के ऊपर आपको ये लिखा मिलेगा 11 नगर निगम, 23 नगर परिषद और 54 नगर पालिका है, नगर समिति कह दो या पालिका है, ध्यान रखना। तो आप ऑफिशियली डेटा ही याद रखिएगा। ये मैंने क्यों लिख रखा है फिर आपके लिए, मैं इसलिए लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। बहुत जगह पे आपको 55 लिखा मिलेगा, आदमपुर को हटा दिया है एक्चुअली, अभी के लिए आदमपुर को हटा दिया, आदमपुर एक नगर पालिका भी नहीं है, ऑफिशियली 54 है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है।
नगर परिषद कितनी है? नगर परिषद 23 है और फरीदाबाद सबसे बड़ा और पंचकुला सबसे छोटा है। विधायक 2 मेयर बन चुके हैं, जैसे शक्ति रानी शर्मा अंबाला एमएलए है कालका की है, और इसके अलावा निखिल मदान है, ये सोनीपत के एमएलए हैं, इनको मेयर बना दिया है ऑलरेडी, और बाकी में चुनाव हो ही नहीं है। इसके अलावा है आपके लिए कुछ क्वेश्चन, जैसे पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा के अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता? ये ब्रॉन्ज मेडल जीता। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत दी जाने वाली ऋण राशि को बढ़ा के अब कितना कर दिया? 5 लाख कर दिया। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? ये रजत पदक जीता। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता पुरुष हॉकी टीम के हरियाणा के कितने खिलाड़ी थे? 3 थे, सुमित, संजय और अभिषेक। इनके जिले बताना कमेंट में मुझे आप लोग, इनके कौन कौन से जिले थे। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने हरियाणा के किन शहरों में बेसिकली जो ना ECHS पॉलीक्लिनिक में ई सेहत टेली परामर्श परियोजना की शुरुआत की है? फरीदाबाद और पलवल में की है। विद्युत विनियामक आयोग का गठन करने वाला हरियाणा देश में दूसरा राज्य है। जल शक्ति अभियान में हरियाणा देश भर में दूसरे स्थान पे। यूपीएससी की नई चेयरमैन हरियाणा की है प्रीति सूदन बनी है। किर्गिस्तान की सबसे ऊंची चोटी माउंट लेनिन को फतेह करने वाली देश की पहली महिला हरियाणवी कौन बनी है? रीना भट्टी बनी है। हरियाणा सरकार ने किन जिलों के राजकीय महाविद्यालय का नाम गुरु गोरखनाथ, कौन सा जिला है इसका नाम रखा है? तो हिसार का गवर्नमेंट कॉलेज का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पे रखा है। और ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि अंतर राज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसिल जो केंद्र राज्य और अंतर राज्य इंटर स्टेट समन्वय और सहयोग के लिए काम करती है, तो इसका पुनर्गठन किया है, इसका अध्यक्ष कौन होता है बताना आप लोग। बहुत ही प्यारा सवाल है, बताना इसके बारे में। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। वीडियो को यार लाइक तो कर दिया करो, मतलब आप ठीक है देखते हो पर लाइक कर दिया करो, अप्रिशिएट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। हाँ, थोड़ा सा मेहनत लगती है तो थोड़ा एफर्ट्स आप भी कर लिया करो ना अपने एंड से, ताकि वीडियो की कंटिन्यूटी बनी रहे, मेरे में भी हिम्मत रहे अगले अगले दिन के करंट अफेयर बनाए भी। हाँ, बच्चे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, हाँ, थोड़ा अच्छा लगता है यार, मोटिवेशन तो ज़रूरी होता है ना किसी प्रकार का। चलिए, थैंक यू।